हेलो गाइड, सी अंकुर गोयल दिस साइड। और आज हमें एलएलपी एक्ट का लेक्चर नंबर 4 रिकॉर्ड करना है। एलएलपी एक्ट के लेक्चर नंबर 4 में क्या गिवन है। एलएलपी एक्ट के लेक्चर नंबर 4 को हम पेज नंबर 12.11 से शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका आता है एडवांटेज ऑफ एलएलपी फॉर्मेट। देखो, एडवांटेज ऑफ एलएलपी फॉर्मेट में सबसे पहला एडवांटेज इन्होंने दिया है कि यार आप अपनी एलएलपी को अपने हिसाब से चला सकते हो। अपने हिसाब से चलाने का मतलब क्या है, आपके ऊपर एलएलपी एक्ट के मोस्टली प्रोविजन ही लगेंगे अगर आप एक सुटेबल और बहुत ही केयरफुली ड्राफ्टेड एलएलपी एग्रीमेंट अपने पास रखते हो। तो आपको एक सुटेबल और केयरफुली ड्राफ्टेड एलएलपी एग्रीमेंट बनाना है। उसके बाद आप अपनी एलएलपी को अपने हिसाब से चला सकते हो। गवर्नमेंट का बनाया हुआ एलएलपी एक्ट आपके ऊपर बहुत ही कम लगेगा। तो पहला एडवांटेज इन्होंने दिया है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ एन एलएलपी एग्रीमेंट। और एलएलपी एग्रीमेंट आपको बनाने की बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। कंपनी लॉ में मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाते टाइम बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है जो यहाँ पर नहीं होगी। उसके बाद सेकंड एडवांटेज क्या है। सेकंड एडवांटेज है यार, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है और उसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा कंप्लायंस नहीं कराती, ठीक है ना। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी और लो कंप्लायंस भी। सेकंड एडवांटेज है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है विद द लो कंप्लायंस। तो इन्होंने बोला है इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इम्पोजिंग हैवी यानी कि डिटेल्ड लीगल एंड द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, यानी कि बिना किसी खास लीगल और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट के फॉर्मेलिटीज की आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। तो बहुत ही बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि कंपनी फॉर्मेट के दो बड़े डिसएडवांटेज, एक तो फ्लेक्सिबल नहीं होता, एलएलपी फ्लेक्सिबल है, और कंपनी लॉ में हैवी कंप्लायंस बहुत है, डिटेल्ड रिक्वायरमेंट ज़्यादा है लीगल, तो यहाँ पर डिटेल्ड लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। थर्ड एडवांटेज इसका इन्होंने दिया इजी टू फॉर्म। इसको बनाना कंपैरेटिवली इजी है, कंपनी लॉ के मुकाबले फॉर्मेलिटीज कम है, डॉक्यूमेंट्स कम लगते हैं और इन्फॉर्मेशन भी कम जाती है। और इसको डिजोल्व करना भी कंपनी लॉ के मुकाबले आसान है, यानी कि वहाँ पर अगेन आपकी फॉर्मेलिटीज और आपकी एक्सपेंसेज कम लगेंगे। और एलएलपी जो फॉर्मेट है इसके अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, जबकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो ये कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के मुकाबले कुछ एडवांटेज देता है। नंबर 1, इसको आप अपने एग्रीमेंट के हिसाब से चला सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है विद द लो कंप्लायंस, दैट इज विदाउट फॉलोइंग हैवी लीगल रिक्वायरमेंट्स, हैवी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। एंड थर्ड, इट इज इजी टू फॉर्म, इजी टू डिजॉल्व। फोर्थ एडवांटेज एंड लास्ट एडवांटेज, फिफ्थ एडवांटेज, कि इसमें आपको लिमिटेड लाइबिलिटी मिलती है पार्टनर्स की। ऑल पार्टनर एंजॉय द लिमिटेड लाइबिलिटी। चलिए, उसके बाद है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 में पार्टनर्स के बारे में बताया हुआ है। यार पार्टनर्स जो होते हैं एलएलपी के अंदर, वो कम से कम आपको 2 रखने होते हैं। पार्टनर का इंडिविजुअल होना जरूरी नहीं होता। पार्टनर तो यार कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी और बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर बन सकती है। एलएलपी के अंदर पार्टनर बनने के लिए या तो आप इंडिविजुअल है या बॉडी कॉर्पोरेट है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल है तो आपको 3 डिसक्वालिफिकेशन से बचना है। अनसाउंड माइंड नहीं होना आपको। अनसाउंड माइंड का पर्सन पार्टनर के तौर पे परमिशिबल नहीं है, अलाउड नहीं है। एक जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है वो लोग अलाउड नहीं है। और एक जिसने एप्लीकेशन लगा रखी है फॉर बीइंग एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट बट एप्लीकेशन इज पेंडिंग, ऐसे लोगों को भी बेटा पार्टनर बनना अलाउड नहीं है। अब मैं मॉड्यूल पढ़ देता हूं। Any individual or body corporate may become the partner in LLP. However, individual shall not be capable of becoming partner. Individual partner नहीं बन पाएगा if he has been found to be unsound mind by a court of competent jurisdiction and that finding is in force. और कोर्ट ने जो पाया था वो आज भी सही है, यानी वो पर्सन आज भी अनसाउंड माइंड का है। ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गया था और अभी भी उसको इस टैग से मुक्ति नहीं मिली है। अनडिस्चार्ज है वो, अभी भी डिस्चार्ज नहीं हुआ है और इंसॉल्वेंसी का टैग उसके साथ बना हुआ है। ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड, उसको बेटा जिस व्यक्ति ने खुद ही अप्लाई किया हो इंसॉल्वेंसी के लिए और चाहे एप्लीकेशन पेंडिंग ही क्यों ना हो, उसको भी पार्टनर बनना अलाउड नहीं है। तो एक तो अनसाउंड माइंड का लोग हो गया और एक इंसॉल्वेंट हो गया, ये लोग जो है बेटा ये पार्टनर नहीं बन सकते। फॉलोइंग पर्सन कैन बिकम पार्टनर। उसके बाद एक आपको बॉक्स बना के दिया हुआ है, शेडेड बॉक्स, उसमें बता रखा है इंडिविजुअल कोई भी बन सकता है, रेजिडेंट इंडियन भी बन सकते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी एनआरआई भी बन सकते हैं, और जो आपके ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, जिनके फादर मदर में से कोई एक भारत के रहे हो, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया भी बन सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन नेशनल्स भी बन सकते हैं। तो रेजिडेंट इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज द फॉरेन नेशनल, सब लोग बन सकते हैं एलएलपी के अंदर पार्टनर। तभी तो ये इंडियन एलएलपी एक्ट नहीं है, द एलएलपी एक्ट है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, दूसरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकती है। कंपनीज ऑब्वियसली, एलएलपी और कंपनीज तो आपको पता ही है यार कि ये बॉडी कॉर्पोरेट होती है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी इंजॉय करती है, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी भी बन सकती है यार।
फॉरेन एलएलपी को भी अलाउड किया इन्होंने, फॉरेन एलएलपी भी पार्टनर बन सकती है। फॉरेन कंपनी और फॉरेन एलएलपी ध्यान रखिएगा, ये वो होती है जो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है बट जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस या बिजनेस एक्टिविटी भारत में हो। इसके अलावा एलएलपी जो इनकॉर्पोरेट हो रखी है आउटसाइड इंडिया, चाहे उसका प्लेस ऑफ बिजनेस भारत में ना हो, वो भी भारतीय एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकती है, फॉरेन कंपनीज बन सकती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बन सकती, कोऑपरेटिव सोसाइटी को एलएलपी में पार्टनर बनना अलाउड नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्टनर नहीं बन सकती। और सोल कॉरपोरेशन लाइक कोई भी ऐसा बंदा जो कि सरकारी बंदा हो या फिर जो कोई ट्रस्ट का बंदा हो, और जो ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, रिलीजियस ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, और जो उन ट्रस्ट को संभालता हो उनको सोल कॉरपोरेशन बोलते हैं। लाइक प्रेसिडेंट्स ऑफिस, गवर्नर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिस हो गया या गवर्नर ऑफ स्टेट्स का ऑफिस हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और ये बेटा पब्लिक के बिहाफ पे प्रॉपर्टी, भारत सरकार के बिहाफ पे प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। इन लोगों को एलएलपी में पार्टनर बनना अलाउड नहीं है। एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो गांव में काम करती है, जो रूरल बिजनेस वगैरह करती है, स्पेसिफाइड बिजनेस करती है, और इसके अलावा बेटा जो आपके सोल कॉरपोरेशन हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस वगैरह, इन सबको भी अलाउड नहीं है। इन केस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और एक्विजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेक, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है या फिर एग्जिस्टिंग स्टेक को खरीद रहा है, कौन खरीद रहा है? पर्सन हु इज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो कंप्लायंस है वो करने पड़ेंगे आपको, और आपको फेमा भी फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एग्जम्पशन दी हुई है ब्रैकेट में, एनआरआईज एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, और जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है जो नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि इंडियन करेंसी में भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो उस पैसे को भारत से बाहर नहीं ले जा पाएंगे। तो अगर किसी एनआरआई ने या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ने इंडियन करेंसी में इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया इंडियन एलएलपी के अंदर, और वो उस पैसे को बाहर नहीं निकाल सकते, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने इस पैसे को भारत में इन्वेस्ट किया है, तो फिर फेमा के नॉर्म्स फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। यहां पर डन है बेटा। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, सेक्शन 6 में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर बता रखे हैं। आपको पता है यार एलएलपी में कितने पार्टनर होते हैं, मिनिमम 2 सर, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं होती। यस, लेकिन अब ध्यान रखना है, कभी भी अगर आपके नंबर ऑफ पार्टनर 2 से कम हो जाए तो रिलैक्सेशन पीरियड या बोनस पीरियड सिर्फ 6 मंथ का है। यानी कि 2 पार्टनर से कम के केस में आप अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो, मान लो कोई भाई थे, 2 या 4 दोस्त थे, वो मिलकर कोई बिजनेस चला रहे थे एलएलपी के अंदर, और किसी भी वजह से पार्टनर की संख्या बेटा 2 से कम रह गई, तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर नया पार्टनर ऐड करना ही करना है। क्योंकि अगर आपने आफ्टर 6 मंथ भी उस बिजनेस को कंटिन्यू किया तो 6 महीने के बाद जो सोल पार्टनर है, जिसको अच्छे से पता था कि मैं अकेला ही चला रहा हूं और 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, तो आफ्टर 6 मंथ यानी कि ड्यूरिंग दैट पीरियड जितने भी ऑफेंस होंगे, जितने भी नॉन कंप्लायंसेज होंगे, जितने भी आपके एक्ट्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, उन सब के लिए वो पर्सनली लायबल हो जाएगा, लिमिटेड लायबिलिटी हट जाएगी। इफ एट एनी टाइम नंबर ऑफ पार्टनर रिड्यूस बिलो 2, LLP carries on business more than 6 months, the person who is the only partner during that time, that is after 6 months, and has knowledge of the fact that he is carrying on the business alone, shall become personally liable for all the obligation of LLP incurred after those 6 months, that is during that period. डेजिग्नेटेड पार्टनर, सेक्शन नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेजिग्नेटेड पार्टनर या कम से कम 2 होने चाहिए, ये लीगल कंप्लायंस संभालते हैं, क्योंकि एलएलपी में डीपी डायरेक्टर जितने शक्तिशाली नहीं होते, क्योंकि कंपनी में तो क्या होता है डायरेक्टर डिसीजन भी लेता है, एलएलपी में डीपी का जो काम होता है वो डिसीजन से ज़्यादा लीगल कंप्लायंस का होता है। डिसीजन सारे पार्टनर लेते हैं, सारे पार्टनर डेली बेस पर आ सकते हैं। ओके, डीपी का यार इंडिविजुअल होना जरूरी है, डीपी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता। और अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर को डीपी बनना है तो वो कैसे बने यार, इंडिविजुअल पार्टनर तो खुद बन जाएगा। बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर है अगर कोई, तो वो डीपी इंडिविजुअल किसे बनाए, अपने नॉमिनी को बना देगा यार। चलो, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डीपी, जो क्या होने चाहिए, नेचुरल पर्सन यानी कि इंडिविजुअल, और उनमें से कम एक रेजिडेंट में होना चाहिए भारत में। रेजिडेंट का मतलब आपके पेज नंबर 12.13 के टॉप मोस्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट होना जरूरी है ना एक डीपी का, मीन्स अ पर्सन जो भारत में रहे, स्टे इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डे, जो भारत में कम से कम 120 दिन रहे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान। इन्होंने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नहीं बोला है। प्रोवाइडेड दैट अगर एलएलपी में सारे पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट है तो कैसे होएगा, कोई नहीं यार, बॉडी कॉर्पोरेट नॉमिनी को भेज देंगे, डीपी बना देंगे, या फिर एक से ज़्यादा पार्टनर इंडिविजुअल और कुछ बॉडी कॉर्पोरेट भी है, तो 2 इंडिविजुअल को आपको डीपी बनाना है, जो चाहे पार्टनर हो या फिर नॉमिनी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट हो। अब एग्जाम्पल 3 में कह रहा है 3 पार्टनर है, एक इंडिविजुअल है, तो एक तो उसको बना दो, 2 बॉडी कॉर्पोरेट है, 2 में से एक उनसे बना दो, या दोनों बॉडी कॉर्पोरेट में से ही 2 नॉमिनी अपॉइंट कर दो, जैसा आपका मन करे।
एलएलपी के अंदर बेटा एग्जाम्पल नंबर 4, 3 पार्टनर है, तीनों ही बॉडी कॉर्पोरेट। अब क्या होगा, कोई बात नहीं यार, 3 डीपी आपने रखने चाहो तो भी रख सकते हो, 2 जरूरी है। और 3 बॉडी कॉर्पोरेट है, 3 बॉडी कॉर्पोरेट में से कोई भी 2 बॉडी कॉर्पोरेट देना बेटा डीपी के तौर पे डेजिग्नेट कर देगी अपने किसी नॉमिनी को, यानी अपने किसी डायरेक्टर ऑफिसर वगैरह को। एग्जाम्पल नंबर 5, इंडियन हेलीकॉप्टर एलएलपी में बेटा 5 पार्टनर है, 2 नॉन रेजिडेंट और 3 रेजिडेंट है। तो भाई नॉन रेजिडेंट वाले चाहिए आप कितने भी बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रेजिडेंट में से एक जरूर होना चाहिए। रेजिडेंट कौन कौन है, सी, डी और ई। तो सी, डी और ई में से एक डीपी बनाना जरूरी है। सबसेक्शन 2 कहता है यार इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, यानी कि जो एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जरूर लिख दो कि डीपी कौन होगा। नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आगे सेक्शन 9 लगेगा और सेक्शन 9 क्या कहेगा, सारे पार्टनर को डीपी मान लेंगे, सब पे डीपी वाला कंसेप्ट लीगल कंप्लायंस आ जाएगा, सबसे लीगल कंप्लायंस की ऑब्लिगेशन ड्यूटीज आ जाएगी। तो बेटर क्या है कि आप डीपी कौन है उसको बता दो और अच्छा रहता है। या फिर आप ये लिख दो कि सारे पार्टनर डीपी है, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं लिखा फिर हम डिम्ड कर लेंगे सारे पार्टनर डीपी है, वो सेक्शन 9 यूज करेंगे हम। पहले सब सेक्शन 2 पढ़ते हैं, सेक्शन 7 का। अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि हु आर द टू बी डीपी देन सच पर्सन शैल बिकम डीपी एज सून एज इनकॉर्पोरेशन इज डन। और अगर उसमें लिख रखा है बेटा कि जितने भी पार्टनर हैं जो समय समय पे पार्टनर बनते रहेंगे वो डीपी बनते रहेंगे, तो ठीक है, आपने जब लिख दिया एक्सप्रेसली कि सारे पार्टनर डीपी होंगे तो सारे पार्टनर डीपी हो जाएंगे। तो या तो आप डीपी के नेम स्पेसिफाई कर दीजिए या ये बता दीजिए कि सारे पार्टनर डीपी है, लेकिन कुछ नहीं कहा तो फिर सारे पार्टनर डीपी हो जाएंगे। ये हम सेक्शन 9 से पढ़ेंगे कि कुछ नहीं बताया तो। कोई भी पार्टनर डीपी बन सकता है, उसके लिए उसको एलएलपी एग्रीमेंट को फॉलो करना है, यानी कि कभी भी आपको एलएलपी एग्रीमेंट फॉलो करके डीपी बनना हो तो आप बन सकते हो। एलएलपी एग्रीमेंट के तौर तरीके से ही डीपी अपॉइंट होगा और किसी को हटना हो तो भी एलएलपी एग्रीमेंट के ही तौर तरीके से हटेगा। एलएलपी एग्रीमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है यार, किसी को पार्टनर बनना हो तो भी और डीपी बनना हो तो भी, दोनों ही जगह आपको एलएलपी एग्रीमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही एंट्री लेनी पड़ेगी और वहीं के हिसाब से एग्जिट होएगा आपका। और अगर एलएलपी एग्रीमेंट साइलेंट है तो फर्स्ट शेड्यूल लगा देंगे यार। एनी पार्टनर में बिकम डीपी इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट। और अगर किसी को सीज यानी कि हटना हो, एग्जिट मारना हो तो भी उसको एलएलपी एग्रीमेंट को फॉलो करना होगा। कोई भी इंडिविजुअल बेटा डीपी तब तक नहीं बनेगा जब तक पहले वो अपनी प्रायर रिटर्न कंसेंट एलएलपी को सबमिट ना कर दे इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो इंडिविजुअल जिसको भी डीपी बनना है बेटा उसको अपनी प्रायर रिटर्न कंसेंट देनी होगी। अगर पार्टनर खुद ही इंडिविजुअल था तो वो खुद अपनी रिटर्न कंसेंट दे देगा, और अगर बॉडी कॉर्पोरेट ने नॉमिनी भेजा था तो नॉमिनी अपनी रिटर्न कंसेंट देगा कि ही इज विलिंग टू एक्ट एज द डेजिग्नेटेड पार्टनर, और उसकी प्रायर कंसेंट एलएलपी तक आनी बहुत जरूरी है। सबसेक्शन 4 कहता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि एलएलपी ये जो कंसेंट आई है डेजिग्नेटेड पार्टनर से, इसको आरओसी को फाइल करेगी नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर। एवरी एलएलपी शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार पार्टिकुलर्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल who has given his consent to act as the designated partner in the prescribed form and in the prescribed manner within the 30 days of his appointment। अपने अपॉइंटमेंट होने के बेटा 30 दिन के अंदर अंदर, डीपी के अपॉइंटमेंट होने के 30 दिन के अंदर अंदर। तो अपॉइंटमेंट होने के 30 दिन के अंदर अंदर बेटा जैसे ही एलएलपी को पता चलेगा कि यार ये लोग डीपी बन गए हैं हमारे, तो एलएलपी ये बात आरओसी को बता देगी 30 दिन के अंदर अंदर। तो एवरी एलएलपी शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी डीपी विद इन 30 डे ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। सबसेक्शन 5, इसके अलावा डीपी को एडिशनल टर्म्स और कंडीशंस भी फॉलो करनी पड़ सकती है जो भी प्रिस्क्राइब की जाए फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इंडिविजुअल एलिजिबल टू बी डीपी शैल सेटिस्फाई सच एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम। डीपी बनने के लिए लास्ट पॉइंट है सेक्शन 7 का सबसेक्शन 6। यार आपके पास डीपीआईएन होना चाहिए, जैसे यार डायरेक्टर के पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन होना चाहिए, ऐसे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए डीपीआईएन होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, आजकल आपको डीपीआईएन और डिन अलग से नहीं लेना पड़ता, आप कंपनी लॉ की साइड से डीआईएन ले लेते हो, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और सेक्शन 153 से 159 फॉलो करते हुए डीआईएन मिलता है आपको, और एक बार डिन लेने के बाद लाइफ टाइम तक वैलिड रहता है। वही डीपीआईएन का काम भी करता है, यानी कि डीपीआईएन अलग से नहीं लेना पड़ता। आज की डेट में जो आप डायरेक्टर बनने के लिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेते हैं वही डिन है, वही डीपीआईएन है, और यही एक प्रोसीजर है जिससे डीपीआईएन या डिन मिल सकता है, और उससे आप एलएलपी के डीपी भी बन सकते हो और कंपनी के डायरेक्टर भी। अलग से कोई डीपीआईएन लेने की जरूरत नहीं है। Every designated partner shall obtain DPIN from the central government, and provision of section 153 to 159 of the Company Act 2013 shall apply mutatis mutandis, यानी कि वो आपके ऊपर लगभग सेम लग जाएंगे, ऑलमोस्ट सेम लग जाएंगे। सेक्शन नंबर 8,
डीपी की लाइबिलिटी क्या है यार, जितने भी कंप्लायंस है, जो भी आपके एलएलपीज पे लगते हैं, जितने भी रिटर्न्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी रिपोर्ट्स हैं, सब डीपी को ही तो करनी है। तो अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज इन दिस एक्ट, डीपी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल एक्ट मैटर्स थिंग्स, जो भी करने होते हैं एलएलपीज को फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लायंस। तो कंप्लायंस वाले सारे के सारे काम आपको करने हैं। compliance of provision of this act, like filing of any document, any return, any statement, any report pursuant to provision of this act, and as may be specified in the LLP agreement। तो जो भी आपके इंटरनल रूल्स है या स्टैट्यूटरी रूल्स है, उन सबका कंप्लायंस कौन करेगा? डीपी करेगा। अच्छा, इसके अलावा जितनी भी एलएलपी पे एलएलपी के ऊपर बेटा पेनल्टीज लगेगी, वो भी सारा डीपी भरेगा। यानी डीपी खुद पे जो पेनल्टी लगेगी वो तो भरेगा ही भरेगा, और डीपी बेटा एलएलपी पे जो पेनल्टी लगेगी वो भी भरेगा। और ये एक बहुत ही सुखद चीज़ है बाकी पार्टनर के लिए, लेकिन डीपी के लिए बहुत बुरा है। एक तो डीपी पे खुद की लाइबिलिटी भी आ सकती है, ऊपर से उसको एलएलपी पे जो लाइबिलिटीज है वो भी भरनी पड़ेगी अपनी जेब से, अगर आपने कुछ और डिसाइड नहीं कर रखा। अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज, ही इज लाइबल टू ऑल द पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन द एलएलपी फॉर द contravention of any of the provision of LLP Act or the LLP agreement। चलो यार, कभी भी कोई डीपी हट गया, अब उसकी जगह नया डीपी लेके आना है, तो उसको क्या बोलेंगे यार? वैकेंसी भरनी। क्या भरनी है? वैकेंसी। यू कैन फिल द वैकेंसी। अगर आपको लगता है यार डीपी 2 से कम हो गए हैं तो वैकेंसी भर लो। मान लो पहले से 10 डीपी थे, एक हट गया, कोई बात नहीं। पहले से 7 डीपी थे, 2 हट गए, 5 रह गए, कोई बात नहीं। पहले से ही 3 डीपी थे, एक हट गया, 2 बच गए, कोई बात नहीं। लेकिन आपको अगर डीपी भरना है और आपको लगता है 2 ही तो डीपी थे, एक हट गया, तो फिर आपको वैकेंसी भरनी है। तो आपने डिसीजन लिया वैकेंसी भरने का, और डीपी की जरूरत भी है, तो विद इन 30 डे आपका डीपी अपॉइंट हो जाना चाहिए। तो सेक्शन 9 क्या कहता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में अपॉइंट, अगर डीपी की कमी है तो अपॉइंट कर लो, और अगर आपकी डीपी कमी है तो फिर मैंडेटरी है, ये में नहीं रहेगा, शैल हो जाएगा। और डीपी बहुत ज़्यादा थे और एक आधा हट गया तो कोई खास बात नहीं है। तो यहाँ पे में भी हो सकता है और शैल भी हो सकता है। अगर आपकी डीपी संख्या में बहुत ज़्यादा थे तो फिर आपका एक आधा हट गया डीपी तो कोई बात नहीं, फिर आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपके एलएलपी में 2 ही डीपी थे और एक हट गया तो फिर में नहीं है, शैल है, आपको डीपी रखना ही रखना है, वैकेंसी भरनी है विद इन 30 डेज। किसी भी रीजन से वो हटा हो। और सब सेक्शन 4 यानी कि डीपी की जो कंसेंट है बेटा, वो आपको आरओसी को विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट फाइल करनी है। सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 7 यानी कि एडिशनल टर्म्स और कंडीशन, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो भी उस डीपी को फुलफिल करनी पड़ सकती है। प्रोवाइडेड दैट अगर आपने कोई भी डीपी अपॉइंट नहीं किया या सिर्फ 1 ही डीपी है, तो हर एक पार्टनर को डीपी मान लिया जाएगा, जो बहुत ज़्यादा बर्डन सम आपके ऊपर हो सकता है। सारे पार्टनर डीपीआर, बहुत ज़्यादा पेनल्टी हो जाएगी, क्योंकि ईच पार्टनर के हिसाब से आपकी पेनल्टी लग जाती है, उस केस में ईच पर्सन के हिसाब से लग जाती है। उसके बाद सेक्शन 10 अब हमें करना है। सेक्शन 10 में यार पेनल्टी है अगर आप सेक्शन 7 और 9 को तोड़ते हैं तो। इसके अंदर जो सब सेक्शन 1 है सेक्शन 10 का, और सब सेक्शन 3 है यार, उसमें सेम पेनल्टी है। 10,000 की तो पेनल्टी है अगर आपने पहली बार फॉल्ट किया है, तो आपके ऊपर एक लमसम पेनल्टी लग जाएगी 10,000 की। और अगर आपका डिफॉल्ट कंटिन्यूइंग 1 है, आप कंटिन्यूइंगली कॉन्ट्रावीन कर रहे हो, तो फिर फर्दर पेनल्टी 100 रुपये पर डे से स्टार्ट रहेगी आपकी, और ये बढ़ती 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 एलएलपी पे 1 लाख तक जा सकती है, और हर एक पार्टनर के ऊपर 50,000 तक। इसको मैं पढ़ देता हूँ। सेक्शन 10 का सबसेक्शन 1 पढ़ रहा हूँ मैं। अगर एलएलपी कॉन्ट्रावीन करती है सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1, यानी कि आपने डीपी नहीं रखे, डीपी रखे तो 2 नहीं रखे, 2 रखे तो उनमें से एक रेजिडेंट नहीं रखा, इंडिविजुअल नहीं रखे, यानी सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 आपने ब्रीच किया, तो एलएलपी और उसका हर पार्टनर बेटा एक 10,000 रुपये की पेनल्टी देगा। और उसके अलावा भी अगर आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है, फर्दर पेनल्टी है 100 रुपये पर डे की, जो मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक जा सकती है एलएलपी पर, और 50,000 रुपये तक ऑन एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी। चलिए बेटा, अब ये जो पार्टनर वाली पेनल्टी है वो तो पार्टनर भरेगा, और जो एलएलपी पे लिखी हुई है ना 1 लाख रुपए तक मैक्सिमम, ये सारी डीपी को भरनी पड़ेगी, जैसा सेक्शन 8 में हमने पढ़ा था। सब जो बी पॉइंट था उसका 8B, कि अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज, जो भी पेनल्टी एलएलपी पे लगेगी वो सारी की सारी डीपी को भरनी पड़ेगी। उसके बाद देखो बेटा सब सेक्शन 3, अगर एलएलपी ने बेटा सेक्शन 7 का सब सेक्शन 5 तोड़ा, यानी कि उसने डीपी को कुछ एडिशनल टर्म्स और कंडीशन वगैरह फुलफिल करनी थी और वो उसे फुलफिल नहीं करवाई, और डीपी ने भी उसको फुलफिल नहीं किया, या आपने सेक्शन 9 को ब्रीच किया, वैकेंसी भरी नहीं जबकि आपके यहाँ डीपी की संख्या 2 से कम हो गई थी, तो एलएलपी और उसका हर पार्टनर बेटा लाइबल हो जाएगा पेनल्टी ऑफ सेम 10,000 जो सब सेक्शन 1 में थी 10 के, और कॉन्टिन्यूइंग फॉल्ट में 100 रुपीज पर डे, एलएलपी पे मैक्सिमम 1 लाख और एवरी पार्टनर पे 50,000 तक। उसके बाद सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 में यार पेनल्टी है अगर आपने सेक्शन 7 का सबसेक्शन 4 फॉलो नहीं किया, यानी कि आपने डीपी की कंसेंट आरओसी को 30 डेज में उसकी अपॉइंटमेंट के फाइल नहीं की थी, तो फिर आपके ऊपर जो फाइन वगैरह है ना बेटा, पेनल्टी वगैरह, वो सारी लगभग हाफ हो जाएगी। जैसे 10,000 था वो 5,000 हो जाएगा,
और जो मैक्सिमम पेनल्टीज एलएलपी पे 1 लाख थी वो 50,000 और एवरी पार्टनर पे जो 50,000 थी वो 25,000 हो जाएगी, बट जो 100 रुपये पर डे वाली है वो सेम रहेगी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो आपके मॉड्यूल में है वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी का है, ये हम लेक्चर में करेंगे। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के लिए 3 डॉक्यूमेंट की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। एक तो नेम रिजर्वेशन जो सेक्शन 15, 16, 17 में है। एक आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट चाहिए बेटा जो सेक्शन 11 और 12 में आप डिस्कस करेंगे। और एक बेटा एलएलपी एग्रीमेंट होता है जो आपको सीवाई मिलने के 30 डेज के अंदर अंदर बनाना जरूरी होता है और आरओसी को फाइल करना होता है। नेम रिजर्वेशन के लिए हम रन एलएलपी फैसिलिटी का यूज करते हैं, रिजर्व योर यूनिक नेम एलएलपी, और फॉर्म 1 इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। प्रिस्क्राइब्ड फीस इसके लिए हम जमा करते हैं और जो भी आपको नेम मिलेगा वो 3 मंथ तक वैलिड रहता है। उसके अंदर आपको फॉर्म नंबर 2 यानी कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट यानी कि फिलिप फॉर्म जो होता है वो आपको भरना होता है। और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट भरने के बाद आरओसी आपको विद इन 14 डेज सीवाई दे देता है। उस सीवाई को मिलने के बाद बेटा आपको कंक्लूसिव एविडेंस हो जाता है आपने सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल की है। आरओसी की कॉमन सील, आरओसी की ऑफिशियल सील और आरओसी के सिग्नेचर के तहत वो सीवाई मिलता है। सीवाई मिलने के बाद आप एक बॉडी कॉर्पोरेट परपेचुअल सक्सेशन सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाते हो, सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट बैंक अकाउंट, सेपरेट कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, सब कुछ आप इंजॉय करते हो। और उसके बाद आपको एलएलपी एग्रीमेंट बनाना मैंडेटरी है। फॉर्म नंबर 3 में वो आपको आरओसी के पास फाइल करना होता है विद इन 30 डेज ऑफ गेटिंग सीवाई। तो आपको एलएलपी एक्ट को बेटा पढ़ते रहना है और एलएलपी एक्ट के पेज नंबर 12.15 तक हमने कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम इनकॉर्पोरेशन की प्रोसीजर कंप्लीट कर दें और आप पढ़ते रहिए एलएलपी एक्ट को, मन लगा के पढ़िए। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। जय सिया राम।